विद्यार्थियों, जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, हम लगातार पिछले 2 वीडियो में कंपनी का जो टॉपिक है कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़, टाइप्स ऑफ कंपनीज़, तो यहाँ पे हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जितने भी शेष रह गए हैं कंपनी के प्रकार, उनका अध्ययन करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां, जिसमें सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी और निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, इन सब का हम अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी में का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। इसके अलावा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। तो यहाँ पे 2 बातें हमें इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। पहले, सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। दूसरी, जिसके लिए निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनी के लिए कोई भी न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। तो इस प्रकार सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का ये अर्थ है। अब यहाँ पे कंपनी, जो सार्वजनिक कंपनी, उसकी धारा भी कौन सी है वो भी हमें याद रखना है। 2 की शब्दधारा 71, यानी 2 की शब्दधारा 71। अब इसको हम दूसरे अर्थों में इस तरह से देख सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, प्रत्येक कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है भी सार्वजनिक कंपनी ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये भी इसके अलावा और आगे इसको हम डिटेल में देखते हैं। इसी सहायक कंपनी के अंतर्गत में निजी कंपनी संबंधी प्रतिबंध एवं निषेध विद्यमान मौजूद होते हैं, तो वे उन्हें बनाए रख सकती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उस सहायक कंपनी को, यदि वे निजी कंपनी है, तो अपने अंतर नियमों में कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी वे सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। तो यहाँ पे मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी नहीं होती है, नहीं है। इसके अलावा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनी के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। ये हमें महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है निजी कंपनी। निजी कंपनी का प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे संशोधन अधिनियम, जो कंपनी अधिनियम है 2015 की धारा 2 की शब्दधारा 68, यानी कि 2 की सब सेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेरित है जिसकी न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो निर्धारित की जाए और अपने अंतर नियमों द्वारा अपने शेयरों के अंतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। इसके अलावा एक व्यक्ति कंपनी की दशा के सिवाय, यानी कि उनको छोड़ के, अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है। ये हमें ध्यान रखना है। निजी कंपनी में, यानी प्राइवेट कंपनी में क्या बात ध्यान रखनी है, निजी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है, तथा जो अपने अंतर नियमों में निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान रखना। वो कौन सी बातें है? वो है जो अपने अंशों यदि हो तो अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है, और दूसरा है रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, टू राइट टू ट्रांसफर इट इज शेयर, है ना। फिर दूसरा है एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि
यदि कंपनी का कोई भी एक या अधिक अंश संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सदस्यों की गणना करते समय सभी संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य माना जाएगा। ये कंपनी संशोधन कब हुआ? कंपनी अधिनियम में 2015 द्वारा संशोधित। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखा, वापिस देखिए, यदि कंपनी का कोई एक या अधिक अंश संयुक्त रूप से जॉइंट से एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो सदस्यों की गणना करते समय सभी संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य ही माना जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है। तो इस प्रकार ये निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। फिर नेक्स्ट है तीसरी, एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी, OPC। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य है उस कंपनी से जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी OPC भी एक सम्मिलित एक विधि व्यक्ति है जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित ही होता है जब तक कि वे कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी ही नहीं हो। तो यहाँ पे मोटे रूप से हमें ये समझना है, एक व्यक्ति कंपनी में सदस्य कितने होते हैं? केवल एक ही होता है। इसमें कम से कम एक संचालक होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। किंतु एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम संचालक कितने हो सकते हैं? उसकी संख्या है 15। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट इसमें ये भी क्वेश्चन है, बन सकता है छोटा, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अंगीकार किया गया था। तो ये आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को भारत में कब अंगीकार किया गया था? तो यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 इसका आंसर होगा। अब इस अवधारणा को अंगीकार करने का मंशा क्या थी, उद्देश्य क्या था, पर्पज़ क्या था? तो यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति भी जोखिमपूर्ण कार्यों को सीमित दायित्व के साथ प्रारंभ एवं संचालित कर सके, इसमें युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये इसका मोटिव था। क्या था? एक व्यक्ति जोखिमपूर्ण कार्यों को सीमित दायित्व के साथ प्रारंभ एवं संचालित कर सके और क्या करना चाहिए, इसमें युवा जो यंग है उद्यमी को प्रोत्साहन मिलेगा। ये इसका मेन मोटिव था। इस प्रकार ये हमारी सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार 3 हुए। अब नेक्स्ट है नियंत्रण के आधार पर कंपनियां। इसमें फर्स्ट है सूत्रधारी कंपनी। तो यहाँ पे सूत्रधारी होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं? एक या अधिक कंपनी के संबंध या संदर्भ में सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से जिसकी ऐसी सहायक कंपनियां हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां होती है। क्या मतलब हुआ इसका? सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य किसी एक ऐसी कंपनी से जिसका एक या अधिक सहायक कंपनियां होती है। या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य किसी एक ऐसी कंपनी से है जिसका किसी अन्य कंपनी या कंपनी के पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार कंपनी किसी अन्य कंपनी या किसी अन्य कंपनी पर नियंत्रण करती है, वे नियंत्रण करने वाली कंपनी ही सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, कौन सी कंपनी सूत्रधारी कहलाएगी? जो अन्य कंपनियों पर नियंत्रण करेगी, कंट्रोल करेगी। फिर नेक्स्ट है सहायक या सब्सिडायरी कंपनी। कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी अन्य कंपनी के संदर्भ या संबंध में सहायक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से जिस पर सूत्रधारी कंपनी क्या करती है, इस प्रकार से नियंत्रण करती है। जैसे सूत्रधारी कंपनी उस कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण रखती है, पहली बात। दूसरी बात, सूत्रधारी कंपनी स्वयं अथवा अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से उस कंपनी की कुल अंश पूंजी
कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार यही सहायक कंपनी कहलाती है। इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है तो वह सहायक कंपनी के नाम से जाना जाती है। यह सहायक कंपनी कहलाएगी। क्या सरल शब्दों में क्या सीखा हमने? कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है तो सहायक कंपनी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण करने वाली कंपनी क्या कहलाएगी? सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी, तथा जिस कंपनी में नियंत्रण किया जा रहा है उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये भी सहायक कंपनी है। फिर नेक्स्ट है सहचारी या संबंध एसोसिएट कंपनी। इसका मतलब ये है किसी अन्य कंपनी के संदर्भ में ये संबंध कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सहचारी का तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से जिस पर किसी अन्य कंपनी का स्वारवाहन या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, किंतु वे उस प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये प्रभाव माना जाएगा। कंपनी पर अन्य कंपनी का प्रभाव तब माना जाएगा जब वे अन्य कंपनी उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, एक बार वापस देखिए। इसमें सहचारी कंपनी कौन सी होगी? किसी अन्य कंपनी के संदर्भ में सहचारी या संयोजित या संबंध या एसोसिएट कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से जिस पर किसी अन्य कंपनी का स्वारवाहन या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, किंतु ये कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होती है। तो मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं किसी कंपनी पर अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव तब माना जाएगा जब वह अन्य कंपनी उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती है। तो इस प्रकार ये तीनों यहाँ पे होता है। तीनों जो प्रकार है नियंत्रण के आधार पर ABC सूत्रधारी और सहायक और सहचारी कंपनी के प्रकार। अब आता है स्वामित्व के आधार पर, जो सबसे पहले सरकारी, फिर दूसरी है गैर सरकारी। तो यहाँ पे सिंपल अर्थों में हम कह सकते हैं सरकारी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से जिसका प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग निम्नलिखित के आधारित है। जैसे पहला है केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार, ठीक है, या केंद्र सरकार द्वारा आधा तथा आधा किसी राज्य सरकार द्वारा। तो इस प्रकार ये कौन सी कंपनी कहलाएगी? सरकारी या राजकीय कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज कहलाएगी। अब इसके बाद में आता है गैर सरकारी कंपनियां, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। इसमें के अंतर्गत जिस कंपनी की संपूर्ण या अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी तथा जन सामान्य द्वारा धारित होती है तो उसे हम गैर सरकारी कंपनी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस कंपनी के अंश संपूर्ण या अधिकांश अंश पूंजी निजी क्षेत्र के उद्यमी, एंटरप्रेन्योर तथा अन्य सामान्य द्वारा धारित होती है तो उसे हम गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। अब नेक्स्ट है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियां, कंपनीज बेस्ड ऑन द एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछी जाती है सूचीबद्ध कंपनी या लिस्टेड कंपनी। तो इसका मतलब ये है सूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी भी ऐसी कंपनी से जिसका कोई प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना आपको। वापस देखिए, सूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी भी ऐसी कंपनी से है जिसकी कोई प्रतिभूति किसी भी
मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध लिस्टेड है। फिर नेक्स्ट है असूचीबद्ध कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां। असूचीबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से जिसका कोई भी प्रतिभूति किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक विनिमय केंद्र में सूचीबद्ध नहीं है। मतलब सेम इसका उल्टा हो गया, लिस्टेड कंपनी का उल्टा अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में क्या होती है, लिस्टेड कंपनी में प्रतिभूति क्या होती है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है, और इसमें सूचीबद्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार ये पूंजी बाजार के पहुंच के आधार पर वर्गीकरण हुआ। अब है नेक्स्ट और लास्ट है अन्य कंपनियां, अदर कंपनियां, जिसमें सबसे पहले है गैर धर्मार्थ लाभ उद्देश्य वाली कंपनियां, चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। अब ये कौन सी कंपनी होती है, तो उसमें देखिए आप, कभी कभी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस अधिनियम के अधीन सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है यदि केंद्र सरकार इसके उद्देश्य और इरादों से संतुष्ट है। सेटिस्फेक्शन है, कौन है, केंद्र सरकार। तो यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है तो वे उस व्यक्ति या संघ को पंजीकृत करने हेतु धारा 8 के अधीन एक लाइसेंस जारी कर देगी। तब रजिस्ट्रार उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ को सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत कर देगा। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव उद्देश्य क्या होता है, ऐसी कंपनी होती है जो गैर लाभ उद्देश्य वाली होती है। तो इस प्रकार ये धर्मार्थ कंपनी या बिना लाभ वाली कंपनी होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लघु कंपनी। लघु कंपनी से तात्पर्य, मैंने इसको इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल कंपनी। लघु कंपनी से तात्पर्य है सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से जिसका निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। वो विशेषता कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहले है जिसकी प्रदत्त पूंजी कितनी 50 लाख से अधिक नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है। निर्धारित की गई राशि 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। वापस देखिए, लघु कंपनी से तात्पर्य सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर किसी ऐसी कंपनी से है जिसमें निम्नलिखित या जो बातें बताई जा रही वो विशेषता होनी चाहिए। जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है। निर्धारित की गई राशि 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। तो हमें ये दो अमाउंट याद रखनी है, एक तो 50 लाख से अधिक नहीं है, और दूसरी है निर्धारित जो राशि कितनी है 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। ये दो बातें इसमें ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा इसमें एक और विशेषता है, वो इसकी ये है, अंतिम लाभ हानि के अनुसार इसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। कितना, 2 करोड़, अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक नहीं है। तो यहाँ पे 2 करोड़ से अधिक नहीं है। वापिस देखिए, अंतिम लाभ हानि खाते के अनुसार इसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है अथवा निर्धारित की गई राशि से अधिक का नहीं है। निर्धारित की गई राशि 20 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये दो अमाउंट है, 2 करोड़ और 20 करोड़ जो है वो हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है निष्क्रिय या सुप्त कंपनी, डोरमिनेट कंपनी। ठीक है, निष्क्रिय कंपनी कौन सी होती है, इसका सिंपल सा अर्थ ये है, ऐसी कंपनियां कभी कभी कोई कंपनी किसी भावी परियोजना के लिए भविष्य में प्रोजेक्ट के लिए अथवा किसी संपत्ति या बौद्धिक संपदा असेट्स या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को धारित करने हेतु इस अधिनियम के अधीन अपना पंजीयन करवा लेती है, और इसका कोई भी महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ऐसी कंपनी अथवा असक्रिय करणीय कंपनियाँ इनएक्टिव कंपनी फॉर्म नंबर MSC 1 में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर रजिस्ट्रार को अपना आवेदन निष्क्रिय या प्रसुप्त कंपनी की हैसियत से टर्मिनेट कंपनी प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकती है। ऐसी कंपनी आवेदन अपनी साधारण सभा में इस आशय के विशेष संकल्प पारित करने के उपरांत ही कर सकती है। तो इस प्रकार इसमें जानने वाली बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ये बात हमें याद रखनी है, जिसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में किसी भी व्यवसाय या क्रिया का संचालन नहीं किया है, अथवा कोई भी महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया है, अथवा पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान कोई भी वित्तीय विवरण तथा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है। ये बातें हमें इसमें महत्वपूर्ण है। वापस देखिए, इसमें कौन सी बात महत्वपूर्ण है? अकरणीय या अक्रियाशील कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में किसी भी व्यवसाय या क्रिया का संचालन नहीं किया है, अथवा उसमें कोई भी महत्वपूर्ण लेखाकारी सौदा नहीं किया है, अथवा पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान कोई भी वित्तीय विवरण तथा वार्षिक विवरणी का प्रस्तुत नहीं की है। ये बातें इसमें हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है निधिया या सामूहिक हितकारी समितियाँ। ये हो गई। इसमें नेक्स्ट है निधिया या सामूहिक हितकारी समितियाँ। तो इसमें सिंपल है। इसमें निधि से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण होंगे? जिसका समामेलन निधि के रूप में हुआ हो, जिसका समामेलन अपने सदस्यों को मितव्यय बचत की आदत डालने, उसमें धन निक्षेप प्राप्त करने तथा आपसी हितों के लिए अपने सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से किया गया हो, या ऐसी कंपनियां उन नियमों का पालन करती है जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित की है। तो ये इस प्रकार इसमें एक बात और भी ध्यान लेना है, ये केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि ऐसे वर्ग या वर्गों की कंपनियों पर इस अधिनियम के निर्दिष्ट प्रावधान लागू नहीं होंगे, अथवा लागू होंगे, अथवा वे प्रावधान किन परिवर्तनों, संशोधनों आदि के साथ लागू होंगे। तो ये बातें इसमें थी। तो इसमें मोटा रूप से हमें ये ध्यान रखना है, जिसका सम्मेलन निधि के रूप में हो या जिसका सम्मेलन अपने सदस्यों को मितव्यय या बचत की आदत डालने, उनमें धन निक्षेप प्राप्त करने तथा आपसी हितों के लिए अपने सदस्यों को ऋण देने के उद्देश्य से किया गया है। या एक बात और ध्यान रखनी, इसमें ऐसी कंपनी उन नियमों का पालन करती है जो केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट और लास्ट कंपनी बचती है विदेशी कंपनी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे विदेशी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी या निगम निकाय से जिसका समामेलन भारत के बाहर किसी अन्य देश में हुआ है। समामेलन कहाँ हुआ है? भारत के किसी आउट ऑफ इंडिया में हुआ है, किंतु वे भारत के किसी भी स्थान पर अपना व्यवसाय स्थापित कर उसका संचालन किसी भी रीति से करती है। तो इस प्रकार ये विदेशी कंपनी है। ये अब यहाँ पे कंपनी के प्रकार का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे।